हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो हमारा पाठ है, पहले हम आपको जैसे हर पाठ को शुरू करने से पहले उस पाठ के बारे में बताते हैं कि इस पाठ में आप क्या पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा पाठ है आज का, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो हमने पहले पढ़ा था भारत के बारे में, जो हमारा पाठ 7 था उसमें आपने भारत की भौतिक स्थिति के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे भारत में जलवायु कैसी होती है, वनस्पति क्या होती है तथा वन्य प्राणी कौन से होते हैं। तो बच्चों, आपको ये 3 अक्षर, पहले तो आप ये 3 अक्षर के बारे में समझो, जलवायु, वनस्पति, वन्य प्राणी। आप ये समझो कि इन तीनों का आपस में कैसे ये एक दूसरे से संबंधित होंगे, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बच्चों, जैसे हमारी जलवायु होगी, हमारे क्षेत्र की जलवायु होगी, उसी हिसाब से हमारे यहाँ पर वनस्पति मतलब पेड़ पौधे और फसल होगी। फिर वहाँ पर वन्य प्राणी किस तरह से होंगे। ये तीनों अक्षर, तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हम आपको पाठ पढ़ते वक्त आपको बताएंगे कि कैसे जलवायु, अब जैसे आप हिमाचल है, हिमाचल में बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पर कैसी वनस्पति मिलेगी और वहाँ पर कौन से वन्य प्राणी मिलेंगे जो ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठंड को बर्दाश्त करने वाले कौन से जानवर होते हैं, जैसे पोलर बियर है, ये सब याक है, ये सब ठंड में रहने वाले होते हैं। सफ़ेद चीता है, आपको पता है सफ़ेद चीता जो वहाँ पर ही रहता है जो ठंडा प्रदेश होता है। तो ऐसे ही वहाँ पर वनस्पति भी उसी तरह से मिलेगी। अब जैसे आप एक तरफ इधर देखेंगे मरुस्थल में क्या होगा, रेतीली जगह होती है, गर्मी होती है, तो वहाँ पर आपको कैक्टस के पौधे मिलेंगे जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि मरुस्थल में बच्चों पानी कम पाया जाता है। और वहाँ पर कौन से जानवर मिलेंगे, ऊँट का आपको बच्चों आपने पढ़ा है, सुना है कि ऊँट कई महीनों तक प्यासा रहता है, वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेता है, तो वो बहुत दिनों तक ऐसे रह सकता है। इसी तरह से ये तीनों शब्द जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। तो भारत में जो हमारी जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी हैं, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो बच्चों, हमारा ये जो पाठ है, पाठ 8 कक्षा 6 ज्योग्राफी भूगोल, पाठ का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो हम शुरू करते हैं पाठ। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो बच्चों, आपको पता है हमारे यहाँ मौसम में जो है परिवर्तन होता रहता है। आपको समाचार और टेलीविज़न पर भी मौसम की जानकारी दी जाती है कि आज जो है तेज़ हवा चलेगी, आज जो है तापमान बहुत तेज़ होगा, आज वर्षा होगी और आज जो है बहुत गर्मी होगी।
तो बच्चों, हमारे यहाँ का मौसम निरंतर एक सा नहीं रहता है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, और कभी कभी क्या होता है, आसमान बादलों से घिरा रहता है, तो कभी वर्षा होती है। और हमारे यहाँ पर बहुत दिनों तक भी मौसम गर्म भी रहता है। गर्मी पड़ती है जब, तो खूब गर्मी पड़ती है, तब हमको क्या होता है कि ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है। और हम जब गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। इसके विपरीत जब ठंड का मौसम होता है तो आप गरम गरम चीज़ें खाते हैं, गरम कपड़े पहनते हैं। और कई बार बच्चों ऐसा मौसम भी होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा होता है। तो इन दिनों में भी आपको ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती है। जब दिन रात थोड़े हल्के ठंडे रहते हैं तब आप को गरम चीज़ें भी खाना पसंद आती हैं। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर अब हम आगे पढ़ते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। कौन से मौसम होते हैं? दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, दिसंबर से फरवरी तक सर्दी का मौसम होता है। मार्च से मई तक गर्म मौसम, गर्मी का मौसम होता है। तो सर्दी का मौसम कब से कब तक होता है? दिसंबर से फरवरी तक हमारे यहाँ सर्दी का मौसम होता है। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। हमारे यहाँ जून से, भारत में जून से सितंबर तक क्या मौसम होता है? मानसून का, वर्षा का मौसम होता है। और फिर अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम, जिसको हम बोलते हैं शरद ऋतु। तो हमारे यहाँ 4 ऋतु होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ये हमारे यहाँ की ऋतुएं हैं। शीत ऋतु, तो ये हमारी 4 ऋतुएं होती हैं। अब हम इन ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम है हमारी शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। तो बच्चों, हमने आपको पिछले पाठों में पढ़ाया था अक्षांश और देशांतर में, जब सूर्य की किरणों का जो है वो जैसे पड़ती है उस हिसाब से उस क्षेत्र में ठंड होती है, गर्मी होती है। ये आप वही बात है कि ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें हमारे उत्तर भारत में जो है सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे तापमान जो है कम हो जाता है और ठंड हो जाती है। अब आगे आप पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। तो बच्चों, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें सीधी, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर हमारे सीधी पड़ती हैं, जिससे कि तापमान, जब सूर्य की किरणें तेज होंगी तो तापमान क्या होगा? अधिक हो जाएगा। और दिन के समय गर्म और शुष्क पवन, गर्म हवा तेज चलती है, और क्या होता है वो, जिसको हम क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आओ, अब अगले पेज पर बच्चों आप देख रहे हो, आओ खेलें। एक कॉलम बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है आओ खेलें। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग केला
तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। तो बच्चों इसमें क्या बताया है, हमारे देश में सभी लोग क्या है, अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय पीते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं शरबत। तो जब गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है, लू चल रही होती है, तब लोग क्या करते हैं, बेल का जूस पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, तरबूज खाते हैं और दही की लस्सी बनाते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कई बार छाछ बोलते हो, मट्ठा बोलते हो। ऐसे इन दिनों में जब बहुत गर्मी होती है तो गर्मी को दूर करने के लिए इन पेय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। बहुत से लोग जो हैं केले और आम का मिल्क शेक भी पीते हैं। आगे देखो, गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत है, वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गाने याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। तो बच्चों, जब बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ने पर जब किसी दिन बारिश होती है तो आप लोग कितने खुश हो जाते हो कि बारिश आ रही है, तो बारिश में आप लोग गाना गाने लग जाते हो। तो अब आपको जब इकट्ठे हो तो आप वर्षा पर एक गीत गाएंगे। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें या लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए, जैसे वर्षा को किन किन भाषाओं में क्या कहा जाता है, ये सुनिए आप। हिंदी में क्या कहते हैं, वर्षा। उर्दू शब्द में बारिश, मराठी में पाउस, बंगाली में बारशा। तो बच्चों, समझ आया आपको, ये बारिश के बारे में था और गर्मी के बारे में था। आपको बताया कि गर्मियों में आप किस तरह से पेय पदार्थ पीते हैं और बारिश आती है तो आप कितने खुश हो जाते हैं और गाना गाते हैं। हर क्षेत्र में एक गाना है बारिश की, जैसे हर एक भाषा में गाने होते हैं, ऐसे ही हर भाषा में। और आपको बारिश में ये नाम बताए हैं कि उर्दू में बारिश है, हिंदी में वर्षा है। तो आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। तो बच्चों, समझ आया, मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम जो है वो मानसून कहलाता है। इस समय जो है, आपको हमने पाठ में बताया था, बंगाल की खाड़ी दिखाई थी और अरब सागर दिखाया था। तो जो हवा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के स्थल से बहती है, अपने साथ क्या लेकर आती है, नमी लेकर आती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब बारिश होती है। तो बच्चों, समझ आया आपको वर्षा का मौसम। आगे बढ़ते हैं। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। अब आपको हम शरद ऋतु के बारे में बताएंगे। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। तो बच्चों, पहले क्या था कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर बहती है तो वर्षा ऋतु होती है, और जब ये वापस बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है तो ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में क्या होता है, बारिश होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द कहाँ से आया है? मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम।
तो बच्चों आपको समझ में आया मानसून शब्द कहाँ से लिया गया? मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति जो है वो उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। तो बच्चों पहले आपने कई बार सुना भी होगा अपने बुजुर्गों से कि हमारे यहाँ पर जो फसलें हैं वो किस पर निर्भर होती थी? बारिश पर। तो बारिश जब होती थी तो हमारे यहाँ पर फसल जो है वो बहुत अच्छी होती थी। अब तो बहुत से उपकरण आ गए हैं जिससे कि जैसे नकली बारिश भी कर लेते हैं, पर हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारी फसलें हैं वो वर्षा पर ही निर्भर रहती थी और रहती हैं कि ज़्यादा वर्षा होती है तो हमारे यहाँ की फसल जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो हमारे यहाँ की आपने 4 ऋतुएं उसके बारे में हमने आपको बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। तो बच्चों जो हमारी जलवायु है, ये हमारे पाठ में ही आपने पढ़ा है ना, जलवायु, वनस्पति, और फिर हमारे आपने इस पाठ में ही पढ़ना है। हमारे पाठ का नाम ही है जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो अभी हम आपको जलवायु के बारे में ही बता रहे हैं। इसमें हमने आपको 4 ऋतुओं के बारे में बताया। और अब आप जलवायु की विशेषता देखिए कि जब किसी भी स्थान की जलवायु जो है वो किस पर निर्भर होती है? उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। हमारे यहाँ पर बच्चों जलवायु भी है, उसमें भी विभिन्नता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर जो हैं वो बहुत गर्म है, और जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे न ही अधिक गर्म हैं और ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं। तो बच्चों अब देखा आपने जलवायु। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। गर्मी होती है, और फिर जो हमारे यहाँ पर मुंबई और कोलकाता है वहाँ पर ना तो ठंड होती है और ना ही गर्मी होती है। वहाँ का मौसम जो है वो एक सा ही रहता है। और इसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है मेघालय में स्थित मौसिनराम में, और राजस्थान के जैसलमेर में तो कभी कभी बारिश होती ही नहीं है। तो बच्चों ये आपने अब जलवायु के बारे में पढ़ा, आपको अच्छे से समझ आया। अब इसमें दूसरा था हमारा वनस्पति। तो हम वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। आप इसमें एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में आपको उष्ण कटिबंध वर्षा वन दिखाया जा रहा है, और साथ में ही एक वृक्ष का चित्र है। उसमें आप देखने शुरू करेंगे, नीचे है भूमि परत, फिर उसके बाद वो भूमि में वृक्ष लगा हुआ है, और फिर कितनी 1.5 मीटर पे आप देखें वृक्ष को, उसमें पत्ते हैं। फिर झाड़ी वाली परत है, तरुण वृक्ष। झाड़ी वाली परत किस पर आ गई? 5 मीटर पर। फिर वो वृक्ष थोड़ा बड़ा होता है, 20 मीटर पर आपको तरुण वृक्ष दिख रहा है, 40 मीटर पर वितान दिख रहा है। फिर सर्वाधिक 60 मीटर पर उद्गामी परत दिखाई दे रही है।
तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे होते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो बच्चों आप देख रहे हो ना कि आपके यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं। जैसे कुछ पौधों में क्या होता है, कुछ पौधों में सिर्फ पत्ते ही पत्ते होते हैं, और कुछ में तना ज़्यादा होता है, पत्ते कम होते हैं, कुछ कांटेदार पौधे होते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, और इनको ही हम जो मनुष्य है बिना किसी सहायता के उगाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति। कुछ पौधे अपने आप ही उग जाते हैं, तो ये हमारी प्राकृतिक वनस्पति है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो बच्चों हमने आपको बताया ना, हमारे यहाँ पर 4 ऋतुएं होती हैं। तो इन 4 ऋतुओं के कारण ही हमारे यहाँ मौसम में कितनी विभिन्नता होती है, और वैसे ही प्रकृति में भी विभिन्नता आ जाती है। जैसे गर्म प्रदेशों में कैक्टस के पौधे मिलते हैं, जैसे राजस्थान है, यहाँ पर आप देखेंगे। और जहाँ पर मौसम अच्छा होता है वहाँ पर आपको रंग बिरंगे फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। तो ये हमारी जो वनस्पति है हमारी जलवायु पर ही निर्भर होती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर हर क्षेत्र में हर तरह की वनस्पति आपको देखने को मिलती है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। अब आप देखिए कि आपको जीने के लिए वन क्यों चाहिए। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो हैं वो क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। तो बच्चों वन हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं? वन हमारे लिए इसीलिए आवश्यक हैं क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और सांस लेने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की। तो हमारे लिए ये कितने लाभदायक हैं कि हमें ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। वनों में हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वनों से हमें क्या मिलता है बच्चों? वनों से हमें ईंधन, मतलब ईंधन किसको बोलते हो आप? जलाने के लिए जो गैस होती है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? वनों से। लकड़ी मिलती है, चारा मिलता है जो हम पशुओं को खिलाते हैं, जड़ी बूटियाँ जिनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं, लाख से कई चीज़ें बनती हैं। शहद बच्चों, शहद हमारे लिए कितना उपयुक्त है ये भी आपको पता है। गोंद भी हमारे काम आती है। तो ऐसे हमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें वनों से मिलती हैं।
वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। जो हमारे यहाँ पर बहुत से जीव ऐसे हैं जो वनों में रहते हैं, जैसे शेर, चीता, हिरन। इनको आप कभी घर में नहीं रखते हो, तो इनका रहने का स्थान क्या है? वन है। ये उनका प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वनोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल करते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। तो बच्चों, क्या है कि पेड़ों की जैसे अंधाधुंध कटाई हो रही है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब पेड़ों की कटाई हो जाती है तो बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। जैसे ये वन्य प्राणी गुम होते जा रहे हैं, और फिर इसके साथ साथ हमें जो है बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारी प्राकृतिक जो वनस्पति है उसको हमें जीवित रखना है, तो हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। लोगों को, आप बच्चों को भी बताते हैं हम कि आप जैसे किसी का जन्मदिन, किसी भी बच्चे का जन्मदिन होता है तो उसको अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना चाहिए। ऐसे ही उसकी रक्षा भी, और जो पेड़ आपके आसपास हैं अगर कोई काटने भी आता है तो आपको उसको काटने नहीं देना चाहिए। ऐसे ही आपको अपने वन की, अपने यहाँ पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधों से देखा बच्चों हमें कितना कुछ प्राप्त होता है। हमें सांस लेने के लिए, सबसे ज़रूरी बात है, हमें सांस लेने के लिए भी पेड़ों की आवश्यकता है। तो बच्चों, इसमें एक कॉलम दिया हुआ है, उसमें पढ़ते हैं हम। लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों का रोपा था। उनको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी एवं सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियाओं ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया था। उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेले थे। तो बच्चों, जैसा मैं आपको बता रही थी कि हमें अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना चाहिए। अब जब लीला पैदा हुई थी तो उसके माता पिता ने एक वृक्ष लगाया, और फिर जैसे हर साल उसके जन्मदिन पर वो एक वृक्ष लगाते थे, जिससे कि वहाँ पर उन वृक्षों को वो सींचते थे, उन पर फल भी आए, उन फलों को भी उन्होंने खाया, और उन वृक्षों के साथ उन्होंने खूब जैसे उस पर झूला डालकर झूला झूले। तो ऐसे आप सब बच्चों को भी करना चाहिए। अब आप एक चित्र देख रहे हैं, मिट्टी को बांधना, वनों के उपयोग। अब इस चित्र में क्या है, एक पेड़ दिखाई दे रहा है। अब इस पेड़ की जड़ें देखो कैसे फैली हुई हैं, और इस पेड़ से आपको क्या क्या मिल रहा है। जैसे रबड़ है, फर्नीचर बना सकते हैं आप पेड़ों से खेल का सामान बनता है, ईंधन, गैस, वो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं, पशुओं के लिए चारा मिलता है, और दवाइयाँ बनती हैं, और पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और यहाँ पर अगर पेड़ों पर छत्ता लग जाता है तो उससे हम शहद मिलता है। पेड़ों से ही हमें क्या मिलता है, फल मिलता है, गोंद मिलती है। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है। और इमारती लकड़ियाँ हमारे कितने काम आती हैं, घर बनाने के हमारे काम आती हैं। तो अब ये जो चित्र था, ये था वनों का उपयोग। ये चित्र आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा वन्य प्राणी। पहले आपने पढ़ा जलवायु, फिर आपका था हमारी प्राकृतिक वनस्पति, अब है हमारा वन्य प्राणी।
वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। तो बच्चों, वन में क्या है, विभिन्न प्रकार के वन्य जीव रहते हैं। बहुत से जंतु और उनकी प्रजातियां जैसे सांप, बिच्छू, केकड़ा और बहुत से पक्षी और स्तनधारी जीव जैसे कीट और कृमियों का निवास है। तो बहुत कुछ जो है, जैसे जंगली जानवर हैं, ये सब क्या हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, जंगलों में। तो इनको क्या कहते हैं, वन्य प्राणी। तो बाघ हमारा, अब हम आगे बढ़ते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कौन सा हमारा राष्ट्रीय पशु है, बाघ। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में मिलते हैं। उत्तर भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो बच्चों, जो बाघ है वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। और हमारे यहाँ पर आपको हमने बताया कि गुजरात के गिरिवन में एशियाई शेर रहते हैं। और हाथी और एक सींग वाला गेंडा कहाँ घूमते हैं, असम के जंगलों में। हाथी केरल और कर्नाटका में मिलते हैं। ऊंट कहाँ पर मिलता है, रेगिस्तान में। और जंगली गधा कहाँ मिलता है, कच्छ के रण में। और जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, ये सब कहाँ मिलते हैं, भालू इत्यादि ये हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िए, ये सब हमें, नीलगाय, चीतल, बहुत से जानवर हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आया ये कि जैसे जैसे जलवायु जिस जिस क्षेत्र की होती है वहाँ पर वो उस क्षेत्र में वो जानवर मिलते हैं। अब हमने यह पढ़ा था हमारे पशुओं के बारे में। हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो बच्चों, हमने आपको बताया हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसी तरह हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जो मोर है बच्चों, यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और भारत में जैसे बहुत तरह के पशु हैं, वैसे ही बहुत तरह के पक्षी हैं। जैसे तोता है, कबूतर है, बुलबुल, बतख, ऐसे बहुत से ही पक्षी भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो इन पक्षियों को रक्षा करने के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए बहुत से उद्यान बनाए गए हैं, राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, जहाँ पर पक्षियों को रखने का एक जाल बनाए जाते हैं, जिनमें पक्षियों के लिए उनके तरह के पेड़ पौधे जिनमें वो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं वो लगाए जाते हैं। और उनका खाना पीना वहाँ रखा जाता है, जिससे कि शिकारी जो है, जब ये अगर वैसे घूम रहे हों पक्षी, तो इनको मारकर शिकारी लोग मार देते हैं। तो उनसे बचाने के लिए ऐसे उद्यानों में पक्षियों को रखा जाता है। और बच्चों, आपके आसपास आप पक्षी उड़ते हुए देखते हो तो आपको उन पक्षियों के नाम को लिखना है।
भारत में अब यहाँ पहले हमने आपको पशुओं के बारे में बताया, फिर हमने आपको पक्षियों के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एवं कैरत प्रमुख है। अब जो हमारे यहाँ पर है सांप भी आपने देखे होंगे, बहुत तरह के होते हैं, काला सांप, भूरा सांप, सफ़ेद सांप। तो हमारे यहाँ पर जो है कोबरा और कैरत प्रमुख है। तो हमारे यहाँ पर भी सांपों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पाठ पढ़ते हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हरित परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? तो बच्चों, आप ये वन्य जीव देख रहे हो, एक चित्र है आपके पृष्ठ पर। इस चित्र में वन्य जीव में आप देख रहे हो कैसे झुंड में हाथी पानी पी रहे हैं, बाघ दौड़ रहा है, शेर दौड़ रहा है, बत्तख है, हिरन है, गैंडा है। तो ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है कि वनों के कटने के कारण और बहुत से शिकारी लोग होते हैं जो इन जानवरों का शिकार कर देते हैं, जिसके कारण इनकी प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। तो इन सबको सुरक्षित रखने के लिए क्या है बच्चों, चिड़ियाघर बनाए जाते हैं और नेशनल पार्क है, जैसे पशु विहार है। ये सब जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, इनमें इन जीवों को सुरक्षित रखा जाता है और इनको समय पर खाना दिया जाता है। और सरकार ने क्या किया है, हाथियों और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हरित परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है, ताकि हम इनको बचा सकें। और इनको बचाना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे इनको नुकसान पहुंचा रहा हो तो आपको उसको मना करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप वन्य जीवों के संरक्षण में अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीवी सप्ताह के नाम से मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो बच्चों, क्या है कि आप लोग, एक तो अगर आप देख रहे हो किसी को कि कोई ऐसे किसी को मार रहा है तो आप उसको रोक सकते हो। दूसरा, आप जैसे जानवरों के शरीरों से बनी हुई चीज़ें, अंगों से, शरीर के अंगों से बनी हुई चीज़ें जैसे हड्डी है, सींग है, पंख है, इनसे क्या है कि बहुत कुछ बना के बाज़ार में बेचा जाता है। तो आप वो चीज़ें खरीदना ही बंद कर देंगे तो फिर वो लोग मारेंगे ही नहीं। तो आप इसमें एक बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं इस तरह से। और हमारे यहाँ अक्टूबर के पहले सप्ताह में क्या मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, जो कि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखता है। तो बच्चों, अब आप एक और चित्र देख रहे हो। इस चित्र में है लार्ज स्केल पोचिंग एलिड इन सिंपल रिवर्स। इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं। हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाएं तो क्या होगा। क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहां बाघ को रखा जाता है। तो बच्चों, आपको इस चित्र में यही समझाया जा रहा है कि शिकारी लोग बाघ को इसलिए मारते हैं कि बाघ की खाल से वो सामान बनाते हैं,
और अगर हमारे यहाँ पे बाघ ख़त्म हो जाएंगे तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और क्या है कि आपने चिड़ियाघर देखा है, चिड़ियाघर आपके यहाँ होगा तो आपने चिड़ियाघर में देखा होगा कि बाघ को किस तरह से रखा जाता है। आगे है प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी पिनटेल, बतख, कल्यू, फ्लेमिंगो, अपसरे, लिटिल स्टिन प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिन, जिसका वजन 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो बच्चों, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जैसे जब हमारे यहाँ पर जैसे अब हमारे यहाँ पर ठंड पड़ती है और जिस देश में ये रहते हैं वहाँ पर गर्मी होती है, तो ये लोग ठंड महसूस करने के लिए हमारे देश में आ जाते हैं और हमारे देश में आ जाते हैं। यहाँ पर ठंड होती है और ये जो लिटिल स्टिन पक्षी है, जिसका वजन 15 ग्राम है, ये आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे देश में आती है। तो बच्चों, आपने पढ़ा आपने ये पाठ पढ़ा, इसमें था हमारे भारत की जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसे होती है और वन्य प्राणी, ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आपको ये पाठ पढ़कर समझ में आया होगा। अब हमारा ये पाठ पूरा हुआ। अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। इस पाठ के अभ्यास में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दक्षिणी पश्चिम, तो बच्चों इसका उत्तर है दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं भारत में वर्षा लाती हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है। वर्षा की एक अच्छी मात्रा में भरपूर और पर्याप्त फसल होती है। तो समझ में आया बच्चों, ये हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्षा की अच्छी मात्रा जो है से हमारी जो कृषि है वो बहुत अच्छी होती है और हमें अच्छी फसलें मिलती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखो। तो भारत के विभिन्न मौसम हैं बच्चों। हमने आपको जब ये पाठ पढ़ा रहे थे तो आपने इस पाठ में हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर 4 मौसम हैं। पहला है हमारा शीत ऋतु, ये होती है हमारी दिसंबर से फरवरी तक, इसको हम ठंडा मौसम भी बोलते हैं। फिर ग्रीष्म ऋतु, ये होती है मार्च से मई तक, इसको हम गर्म मौसम बोलते हैं। फिर है जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, इसको हम वर्षा ऋतु बोलते हैं। फिर है अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम, इसको हम शरद ऋतु बोलते हैं। तो ये हमारी 4 ऋतुएं थी, इनके बारे में हमने आपको बताया। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? घास, झाड़ियाँ और पेड़ जो बिना किसी हस्तक्षेप के अपने आप उगते रहते हैं या मनुष्य की सहायता से प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। जो पेड़ अपने आप उगते हैं, जैसे आपने घास कभी नहीं उगाई, घास अपने आप उग जाती है, झाड़ियाँ होती हैं और कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अपने आप उगते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। अब है टिक पर सही उत्तर पर टिक करना है आपको। तो पहला है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, जैसे पहला है मुंबई, आसनसोल, मौसिनराम। तो कौन सा है? हमने पाठ में भी पढ़ा था, मौसिनराम। यहाँ पर विश्व में ये सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। आगे है,
जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो अब आपको ये बताना है। ये है हिमालय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, गिर वन में। तो ये पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में। आपको हिमालय क्षेत्र पर टिक करना है। अगला है हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। तो ये कहाँ बहती हैं? समुद्र से स्थल की ओर। तो बच्चों ये आपको टिक वाले समझ आए। अब है खालिस्तान भरो। खालिस्तान अब हम भरेंगे। गर्मी के दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं। गर्मी के दिन के समय शुष्क और गर्म, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम लू के रूप में जानी जाती हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में डैश के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। कौन से मौसम में होती है? मानसून या शरद ऋतु की वापसी के मौसम में बहुत वर्षा होती है। गुजरात के डैश वन डैश का निवास है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। तो बच्चों ये आप खालिस्तान भी हो गए। अब है इसमें आओ खेलें। अपने आसपास के वृक्षों की सूची बनाएं। वनस्पति, जंतुओं एवं पक्षियों के चित्र इकट्ठा करें तथा उन्हें अपनी कॉपी पर चिपकाएं। तो ये कुछ हैं बच्चों आपको जो स्वयं करना है। अपने घर के पास एक पौधा लगाएं और पौधे की देखभाल करें और कुछ महीनों के भीतर आप उसमें आए परिवर्तनों का अवलोकन करें। तो बच्चों वृक्ष आप सबको लगाने चाहिए। वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्या आपके आसपास के क्षेत्र में कोई प्रवासी पक्षी आता है? उसको पहचानने की कोशिश करें। सर्दी के मौसम में विशेष ध्यान दें। तो बच्चों आपको सर्दी के मौसम में देखना चाहिए कि आपके यहाँ आसपास आपको भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के पक्षी दिखाई देंगे। तो उनको आपको पहचानना चाहिए। और फिर आगे है, बड़ों के साथ अपने शहर के चिड़ियाघर या नज़दीक के वन या पशु विहार को देखने जाएं। वहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीवन को ध्यानपूर्वक देखें। तो बच्चों आपको चिड़ियाघर जाकर देखना चाहिए। वहाँ पर कौन कौन से जीवों को और किस तरह से रखा जाता है ये आपको बताया जाए। देखने से आपको अच्छे से समझ आएगा। आगे है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो बच्चों हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानियाँ, और हमारे यहाँ कितने राज्य हैं? हमारे यहाँ 29 राज्य हैं। और हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अब हमारे यहाँ 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अभी शामिल किया गया है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 29 राज्य हैं। और इन सब की आपको यहाँ पर राजधानियाँ बताई गई हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम की दीसपुर है, बिहार की पटना है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, गोवा की पणजी है, गुजरात की गांधीनगर है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, और फिर हिमाचल प्रदेश की शिमला है, झारखंड की रांची है, कर्नाटक की बेंगलुरु है, केरल की तिरुवनंतपुरम है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है, मणिपुर की इम्फाल है, मेघालय की शिलोंग है, मिजोरम की आइजॉल है, नागालैंड की कोहिमा है, ओडिशा की भुवनेश्वर है, पंजाब की चंडीगढ़ है। तो बच्चों हमने अभी ऊपर पढ़ रहे थे
हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, तो आपको ये इसको ध्यान में रखना है। फिर राजस्थान की जयपुर है, सिक्किम की गंगटोक है और तमिलनाडु की चेन्नई है, तेलंगाना की हैदराबाद है, उत्तराखंड की देहरादून है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है और त्रिपुरा की अगरतला है और पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। अब हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है। इसको आप ध्यान में रखिए। दादरा और नगर हवेली की सिलवासा है, दमन और दीव की दमन है, लक्षद्वीप की करवती है, पांडुचेरी की पांडुचेरी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। हमारे जो राष्ट्र की हमारे भारत देश की राजधानी है वो दिल्ली है। जम्मू एवं कश्मीर की श्रीनगर है और लद्दाख की लेह है। तो बच्चों ये हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये भूगोल में हमारे 8 पाठ थे किताब में, तो ये आज हमारे 8 पाठ पूरे हुए। आशा करते हैं आपको भूगोल विषय अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।